गंगा की लहरें 80 घाट की पक्की सीढ़ियों से टकराकर एक धीमी मधुर ध्वनि पैदा कर रही थी। आसमान का रंग हल्के नीले रंग से गहरे नारंगी में बदल रहा था। घाट पर लोगों की चहल पहल थी। कोई आरती की तैयारी देख रहा था तो कोई साधु संतों की मंडली में बैठा था। लेकिन इस शांत माहौल के बीच भी सीढ़ियों के एक कोने में बैठे अमित के चेहरे पर बनारस की वो शांति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अमित के सामने एक बहुत ही मोटा काले रंग का स्पाइरल रजिस्टर खुला हुआ था। उसके हाथ में एक लाल रंग का पेन था, जिससे वह बार बार किसी आंकड़े को काटता और फिर सिर पकड़कर बैठ जाता। उसकी चाय का कुल्हड़ पास ही रखा था, जिससे भाप निकलना कब का बंद हो चुका था। तभी पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए राहुल आया। राहुल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक बेफिक्री और ठंडी मुस्कान थी। अमित बाबू, अगर इस रजिस्टर को इतनी शिद्दत से घूरोगे तो या खुद ही शर्म करके बंद हो जाएगा। चाय ठंडी होकर पानी हो चुकी है। कुछ होश है तुम्हें? राहुल ने अपनी चाय का कुल्हड़ बढ़ाते हुए कहा। अमित ने एक गहरी थकी हुई सांस ली और पेन को रजिस्टर पर पटक कर कहा, यार राहुल, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मेरी हालात ख़राब है। पिछले 3 महीने से मैं इस बिजनेस प्लान को परफेक्ट बनाने में लगा हूँ। आज सुबह मैं शहर के सबसे बड़े सरकारी बैंक के लोन मैनेजर से मिला। उसने मेरा या 60 पन्नों का प्लान देखा भी नहीं। उसने साफ कह दिया, बेटा, पहले किसी बड़े मार्केट में 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस किराए पर लो, उसका एग्रीमेंट लाओ, कम से कम 3 साल का एडवांस टैक्स रिटर्न दिखाओ और 10 लाख की सिक्योरिटी जमा करो, तब जाकर 5 लाख का बिजनेस लोन पास होगा। अब तुम ही बताओ, जिसके पास शुरुआत करने के लिए 10 लाख रुपए होंगे, अब बैंक के धक्के क्यों खाएगा? अमित की आवाज़ में निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह यूपी के बोर्ड से 12वीं पास करने के बाद से ही अपना खुद का एक ऑनलाइन कोचिंग और स्टडी मटेरियल का काम शुरू करना चाहता था। लेकिन सरकारी कागजी कार्रवाई और पुरानी सोच ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। राहुल चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसने अपनी पीठ पर टंगे नीले रंग के बैग की जिप खोली और उसमें से एक बेहद साधारण सफ़ेद और लाल रंग की किताब निकाली। उस किताब के कवर पर तड़क भड़क वाला डिजाइन नहीं था, बस बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रिवर्क। राहुल ने उस किताब को अमित के मोटे रजिस्टर के ऊपर रख दिया। यह क्या है? अमित ने चिढ़ते हुए पूछा। मैं यह अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ और तुम मुझे कोई कहानी की किताब थमा रहे हो। यह सिर्फ कहानी की किताब नहीं अमित, राहुल ने घाट के सामने देखते हुए बहुत गंभीर आवाज़ में कहा। यह बिजनेस की दुनिया का वह सच है जिसे बड़े बड़े कॉरपोरेटर, घराने और बैंक तुमसे छुपा कर रखना चाहते हैं। इस किताब को बिजनेस फ्राइड और डेविड नाम के 2 ऐसे लोगों ने लिखा है जिन्होंने बिना किसी इन्वेस्ट के, बिना किसी बड़े ऑफिस के दुनिया की सबसे सफल सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक
बेस कैंप खड़ी कर दी। तुमने जो यह 60 पन्नों का पिंजरा बनाया है, यह किताब जिस पिंजरे को तोड़ना सिखाती है। अमित ने अविश्वास से राहुल को देखा। तुम कहना क्या चाहते हो कि बिना पैसे और बिना ऑफिस के बिजनेस शुरू हो सकता है? लोग हमें पागल समझेंगे। लोग क्या समझेंगे वो लोग तय करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे या किताब तय करेगी। चलो आज इस ठंडी चाय के साथ मैं तुम्हें रिवर्क का पहला अध्याय सुनाता हूँ। राहुल ने किताब का पहला पन्ना पढ़ते हुए कहा। पहले दिन सुबह दोनों दोस्तों अमित के घर की छत पर बने एक छोटे से कमरे में इकट्ठा हुए। कमरे की हालात बेहद साधारण थी। एक कोने में कुछ पुरानी किताबें रहती थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज़ थी जिस पर अमित का कंप्यूटर रखा था और दीवार पर लगा हुआ पंखा अजीब सी चरचर की आवाज़ कर रहा था। अमित अपनी आदत के मुताबिक फिर से डायरी खोलकर बैठ गया था। ठीक है राहुल, कल रात मैंने तुम्हारी बात पर सोचा। अगर मैं बैंक से लोन नहीं लेता तो हमें कम से कम 2-3 बड़े इन्वेस्टर ढूंढने होंगे जो हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में कम से कम 2-3 लाख रुपए लगा सकें। हमें वेबसाइट बनानी होगी, विज्ञापन देना होगा और हाँ, हमें खुद को मार्केट में सीईओ और फाउंडर के तौर पर पेश करना होगा। कार्ड छपवाने होंगे। राहुल जोर से हंसा। वह मेज के पास आया और अमित की डायरी को धीरे से बंद कर दिया। अमित रिवर्क का सबसे पहला और सबसे तगड़ा प्रहार इसी सोच पर लेख कहते हैं। सोच पर क्या पागल हो गए हो? हर स्टार्टअप करने वाला खुद को यही बोलता है। टीवी पर, अखबारों में, हर जगह यही शब्द। अमित ने हैरान होकर कहा। यही तो सबसे बड़ा जाल है, राहुल ने समझाया। जब तुम खुद को एंटरप्रेन्योर या सीईओ कहना शुरू करते हो तो तुम्हारे दिमाग पर एक अजीब सा सामाजिक दबाव आ जाता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें सूट बूट पहनना है, बड़ी बड़ी बातें करनी हैं और एक आलीशान ऑफिस में बैठकर सिर्फ ऑर्डर देना है। यह शब्द तुम्हें काम करने से ज़्यादा काम का दिखावा करना सिखाता है। इसकी जगह खुद को सिर्फ एक स्टार्टर कहो। स्टार्टर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अमित ने पूछा। फ़र्क मानसिक सोच का है दोस्त, राहुल ने कहा। एक स्टार्टर का ध्यान इस बात पर नहीं होता कि उसका कार्ट कैसा दिख रहा है या उसका पथ क्या है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि जो सर्विस या जो प्रोडक्ट वह बना रहा है उसे आज शाम तक ग्राहक के हाथ में कैसे पहुंचाया जाए। तुम्हें किसी इन्वेस्टर के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम बाहर से पैसा लेते हो तो तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहते।
वह इन्वेस्टर रोज़ सुबह तुम्हें फ़ोन करके पूछेगा कि मेरा पैसा कब डबल होगा। तुम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बजाय सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन जाओगे। अमित ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन राहुल, बिना बड़े फंड के हम इतनी बड़ी कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगे जो टीवी पर करोड़ों का विज्ञापन देते हैं। हम उनका मुकाबला अपने दफ्तर और अपनी ईमानदारी से करेंगे, पैसे से नहीं। राहुल की आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अमित के दिल में उतरने लगा। हफ्ता बीत चुका था। अमित और राहुल ने मिलकर कक्षा 12वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र के कुछ बेहतरीन नोट्स और लेक्चर तैयार करना शुरू कर दिया था। अमित को काम में मज़ा आने लगा था, लेकिन उसकी पुरानी आदतें इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं थी। एक दोपहर राहुल जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अमित ने पूरे फर्श पर चार्ट पेपर फैला रखे थे। उन चार्ट पेपर पर लाल और हरे स्केच पेन से कई तरह के ग्राफ बनाए हुए थे। अब यह क्या नया आविष्कार है? अमित ने राहुल ने थके हुए लहजे में पूछा। अमित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। यार राहुल, देखो, मैं अगले 5 साल का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। साल 2026 के अंत तक हमारे पास यूपी बोर्ड के 5000 छात्र होंगे। साल 2027 में हमारी कमाई दोगुनी हो जाएगी और हम अपना खुद का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। फिर 2028 में हम पूरे भारत के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कोर्स शुरू कर देंगे और 2030 तक हमारी कंपनी वैल्यू। राहुल ने आगे बढ़कर अमित के हाथ से स्केच पेन छीना और सीधे फर्श पर बैठ गया। अमित, तुम ज्योतिष बनना चाहिए था, बिजनेस पार्टनर नहीं, राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा। तुम हमेशा मेरी मेहनत का मजाक क्यों उड़ाते हो? राहुल, बिना प्लानिंग के तो कोई छोटा सा ढाबा भी नहीं चलता। अमित का मूड खराब हो गया। मैं तुम्हारी मेहनत का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़े धोखे से बचा रहा हूँ, राहुल ने गंभीर होते हुए कहा। रिवर्क की किताब में साफ साफ लिखा है, प्लानिंग इज गेसिंग। योजना बनाना सिर्फ एक तुक्का लगाना है। तुम आज इस कमरे में बैठकर जहां अभी तक हमारा एक भी छात्र नहीं जुड़ा है, यह तय कर रहे हो कि साल 2030 में क्या होगा। क्या तुम्हें पता है कि अगले साल सरकार का सिलेबस बदलेगा या नहीं? क्या तुम्हें पता है कि बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा भी या नहीं? तो क्या हम बिना किसी दिशा के काम करेंगे? अमित ने दलदली दी। दिशा होगी, लेकिन योजना लंबी नहीं होगी, राहुल ने चार्ट पेपर को मोड़ते हुए कहा। जब तुम 5 साल का प्लान बनाते हो तो तुम्हें अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हो। बाज़ार में जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तब भी तुम उसी पुराने प्लान पर चलने की जिद करते हो, क्योंकि तुमने उस पर इतनी मेहनत की होती है। बड़े प्लान तुम्हें लचीला नहीं रहने देते, इसीलिए 5 साल की प्लानिंग करना बंद करो और सिर्फ अगले 1 हफ्ते की प्लानिंग करो।
आज सोमवार है, हमें बस यह पता होना चाहिए कि इस शनिवार की शाम तक हमारा कौन सा चैप्टर लाइव होगा। बस लंबे समय के फैसले तब लेना जब तुम्हारे पास असल ग्राहकों का डेटा और उनका अनुभव हो। हवा में महल मत बनाओ। अमित ने उन रंग बिरंगे चार्ट पेपर को देखा। उसे समझ आ गया कि वह काम करने के डर से बचने के लिए खुद को प्लानिंग के खूबसूरत धोखे में उलझा रहा था। हकीकत तो यह थी कि असली परीक्षा तब होनी थी जब उनका पहला वीडियो इंटरनेट पर जाना था। जैसे जैसे उनका काम आगे बढ़ा, अमित पर एक अलग तरह का जुनून सवार हो गया। उसने राहुल की बात मानकर बड़े प्लान बनाना छोड़ दिया, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से काम के हवाले कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठता, कंप्यूटर के सामने बैठता, दोपहर का खाना वह अपनी मेज पर ही खाता और रात के 2-2 बजे तक नोट टाइप करता। उसकी आंखों के नीचे काले रंग के घेरे बनने लगे थे, चेहरा उतर गया था और वह बात बात पर चिढ़ने लगता था। एक रात करीब 1:45 बजे राहुल अचानक अमित के घर पहुंचा। उसने देखा कि कमरे की बत्ती जल रही थी और अमित थकी हुई आंखों से स्क्रीन को घूरते हुए इतिहास का चैप्टर एडिट कर रहा था। राहुल ने बिना कुछ बोले सीधे जाकर कमरे का मेन स्विच बंद कर दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ अमित के लैपटॉप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। क्या यह बदतमीजी है राहुल? मेरा फ्लो टूट गया। मुझे यह चैप्टर आज ही ख़त्म करना है। अगर हम दिन रात एक नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत कैसे बदलेगी? जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, वे सब कहते हैं कि शुरुआत में 18-18 घंटे घिसना पड़ता है। अमित गुस्से से हाँफने लगा। राहुल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उसकी टॉर्च जलाई और अमित के सामने एक पानी का गिलास रखा। पहले यह पानी पियो और शांत हो जाओ। अमित ने गुस्से में पानी पिया। राहुल उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। अमित, तुम इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की चपेट में हो, जिसे रिवर्क के लेखक काम का नशा कहते हैं। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि जो व्यक्ति रात भर जागकर काम करता है वह कोई बहुत बड़ा 30 मार खां या हीरो है। लेकिन हकीकत में यह है कि यह सिर्फ एक थका हुआ, अक्षम और चिड़चिड़ा इंसान बन रहा है। लेकिन काम तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा ना? अमित ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए कहा। ज़्यादा काम करने का मतलब यह नहीं है कि काम अच्छा हो रहा है, राहुल ने समझाया। जब तुम 14 या 16 घंटे का काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग थक जाता है, तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो काम तुम सुबह फ्रेश माइंड से 45 मिनट में कर सकते हो, उसे इस थके हुए दिमाग से करने में तुम्हें 3 घंटे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस थकान में तुम गलतियां करोगे, तुम्हारे नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तुम्हारी आवाज़ में वो एनर्जी नहीं होगी। हालांकि लोग समस्याओं का हल नहीं ढूंढते, वे सिर्फ समस्याओं पर समय बिताते हैं।
ताकि उन्हें खुद पर गर्व महसूस हो सके कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। राहुल ने अमित के लैपटॉप को धीरे से बंद कर दिया। अमित, घर जाओ, अपनी माँ के हाथ का खाना खाओ और कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद लो। कल सुबह जब तुम 9 बजे इस कमरे में आओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी वही काम सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अपने शरीर और अपनी निजी ज़िंदगी की बलि देकर कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता। अमित ने अपनी भारी पलकों को छुपा लिया। उसे महसूस हुआ कि राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। वह पिछले 3 दिनों से एक ही पैराग्राफ को बार बार लिख रहा है और काट रहा है, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया है। वह चुपचाप उठा, राहुल को धन्यवाद कहा और अपने बिस्तर की तरफ चला गया। सुबह की ताज़ी धूप अमित के कमरे की खिड़की से छनकर मेज पर आ रही थी। पूरी और आ रही थी। सुकून भरी नींद लेने के बाद अमित के चेहरे पर एक नई चमक थी। आज उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने की तड़प थी, लेकिन दिमाग में अभी भी विचारों का तूफान शांत नहीं हुआ था। राहुल, अमित ने कमरे में कदम रखते हुए उत्साह से कहा, मैं रात को सोने से पहले अपनी डायरी में उन सभी पिक्चर्स की लिस्ट बनाई जो हमें अपनी वेबसाइट पर आने वाले ऐप में देने चाहिए। देखो, हमारे जितने भी प्रतियोगी हैं वे बच्चों को लाइव चैट सपोर्ट दे रहे हैं। 3D एनिमेशन से इतिहास की लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं। हर हफ्ते रैंक प्रेडिक्टर टेस्ट करा रहे हैं और 24 घंटे का व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी दे रहे हैं। हमें भी बाज़ार में टिकने के लिए ये सब तुरंत शुरू करना होगा। राहुल, जो उस वक्त दीवार पर टंगे एक छोटे से व्हाइट बोर्ड को साफ कर रहा था, रुका। उसने मार्कर पेन उठाया और बोर्ड के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा गहरा काला गोला बनाया। अमित इस गोले को ध्यान से देखा। राहुल ने कहा, तुम्हारे मुसीबत, इस गोले के बाहर 50 और चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन रिवर्ग किताब का एक बेहद ज़रूरी और बुनियादी नियम कहता है, आधी अधूरी कार बनाने से कई गुना बेहतर है एक शानदार और मजबूत साइकिल बनाना। अमित ने थोड़ा हैरान होकर अपनी लिस्ट देखी। यार राहुल, तुम हर बार मुझे कम चीज़ें करने को क्यों कहते हो? अगर हम कम फीचर देंगे तो बच्चे हमारे पास क्यों आएंगे? उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है मेरे भाई। राहुल ने अमित को मेज के पास बुलाते हुए समझाया। एक बात बताओ, कोई भी छात्र इतिहास या राजनीतिक विज्ञान पढ़ने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर क्यों जाता है? क्या वह एडमिशन देखने जाता है? क्या वह एनिमेशन देखने जाता है या गेम खेलने जाता है? नहीं, वह इसलिए जाता है क्योंकि उसे स्कूल या कॉलेज की क्लास में वह
कठिन टॉपिक समझ नहीं आया। उसे एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो उस मुश्किल चैप्टर को बेहद आसान और सरल देसी भाषा में उसके दिमाग में उतार दे। बिजनेस का द कोर मुख्य दिल यही है, हमारा आसान और लाजवाब कंटेंट। बाकी की वो 50 चीज़ें तुम बता रहे हो वे ऊपरी तड़क भड़क हैं, लेकिन अगर हम वो सब नहीं देंगे तो हम कमतर नहीं दिखेंगे। अमित ने अपनी शंका रखी। बिल्कुल नहीं, राहुल ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम एक साथ 50 फीचर बनाने में अपनी ऊर्जा, समय और पैसा लगाओगे तो तुम किसी भी एक चीज़ को परफेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हारी लाइव चैट में बग्स, गलतियाँ होंगे, तुम्हारा एनिमेशन औसत दर्जे का होगा और इस सब के चक्कर में तुम्हारा मुख्य कंटेंट भी कमज़ोर हो जाएगा। रिवर्क के लेखक कहते हैं, पूरी तरह से लाजवाब एक चीज़ बनाना आधी अधूरी और बेकार 10 चीज़ें बनाने से लाख गुना बेहतर है। इसीलिए अपनी इस लिस्ट को काटो और सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान दोगे। पहला, ऐसा वीडियो लेक्चर जिसे देखकर 12वीं का बच्चा कहे कि वाह मज़ा आ गया। और दूसरा, ऐसे साफ और सटीक नोट्स जिसे पढ़कर उसे किसी गाइड की ज़रूरत न पड़े। बाकी सब बाद में देखा जाएगा। अमित ने अपनी लिस्ट को देखा और फिर राहुल के बनाए उस छोटे से कोर वाले गोले को उसे समझ आया कि सचमुच ताकत सब कुछ करने में नहीं, बल्कि किसी एक चीज़ को सबसे बेहतरीन तरीके से करने में है। 1 महीना और बीत गया। अमित और राहुल ने रात दिन एक करके यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास के पहले 3 अध्यायों के वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स पूरी तरह तैयार कर लिए थे। ऑडियो बिल्कुल साफ था। अमित का समझाने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बड़ा भाई कहानी सुना रहा हो और नोट्स भी बिल्कुल आसान हिंदी में थे। शनिवार की शाम दोनों कंप्यूटर के सामने बैठे थे। फाइल अपलोड हो चुकी थी, बस एक बटन दबाना था और उनका क्रैश कोर्स इंटरनेट पर लाइव हो जाना था। अमित का हाथ माउस पर था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने अचानक माउस छोड़ दिया। क्या हुआ अमित? बटन दबाओ, शाम के 6 बज चुके हैं। राहुल ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि अभी यह पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। अमित ने घबराते हुए कहा। वो तीसरे वीडियो के बैकग्राउंड में एक जगह हल्की सी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ रही है और नोट्स का जो कवर पेज है उसका रंग थोड़ा और गाढ़ा होना चाहिए। क्यों ना हम इसे 1 हफ्ता और टाल दें? मैं इन सब को एक बार फिर से पूरी तरह एडिट कर लेता हूँ। जब सब कुछ 100% परफेक्ट होगा तभी हम इसे दुनिया के सामने लाएंगे। राहुल ने अमित की घबराहट को भांप लिया। उसने अमित की कुर्सी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा।
अमित, यह जो तुम परफेक्ट नहीं है का बहाना बना रहे हो, इसे मनोवैज्ञानिक की भाषा में लॉन्च करने का डर कहते हैं। रिवर की किताब में लेखकों ने इस पर एक पूरी बात लिखी है। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती है। अगर तुम परफेक्ट होने का इंतज़ार करोगे तो तुम कभी भी अपना प्रोडक्ट बाज़ार में नहीं उतार पाओगे। लेकिन अगर बच्चों ने उस हॉर्न की आवाज़ को सुनकर हमारा मजाक उड़ाया तो अमित ने डरते हुए पूछा। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, राहुल ने हंसते हुए कहा। बच्चों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड में किस गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुमने जो प्लासी की लड़ाई समझाई है वह उनके दिमाग में बैठी या नहीं। इस देरी करने की आदत को बदलो। जब तुम अपना प्रोडक्ट बाज़ार में उतारते हो तभी तुम्हें असली फीडबैक मिलता है। कमियों को ग्राहकों के साथ मिलकर सुधारा जा सकता है। अकेले बंद कमरे में बैठकर नहीं, बटन दबाओ और इस दुनिया के सामने जाने दो। अमित ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और माउस का बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, योर कोर्स इज़ नाउ लाइव। उस रात अमित ठीक से सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि सुबह उठते ही लोग उसकी कमियां निकालेंगे। लेकिन सुबह जब उसने अपना ईमेल और यूट्यूब का कमेंट बॉक्स खोला तो वह किसी भी बच्चे ने हॉर्न की आवाज़ की शिकायत नहीं की थी। इसके विपरीत बलिया के एक छात्र का कमेंट था, अमित भैया, स्कूल में जो चैप्टर 3 दिन में समझ नहीं आया वह आपके 20 मिनट के वीडियो से पानी की तरह साफ हो गया। थैंक यू। अमित की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आया कि परफेक्ट होने का डर सिर्फ एक मानसिक पिंजरा था। 3 महीने के भीतर ही अमित और राहुल के पढ़ाए हुए तरीकों की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदी माध्यम के छात्रों के बीच होने लगी। उनके प्लेटफॉर्म पर लगभग सभी छात्र जुड़ चुके थे जो नियमित रूप से उनके नोट्स और वीडियो से पढ़ रहे थे। एक दिन अमित बेहद उत्साहित होकर कमरे में आया और उसके हाथ में एक प्रॉपर्टी डीलर का पम्पलेट था। राहुल, खुशखबरी है, हमारे पास अब अच्छा खासा पैसा आ रहा है। मैंने सिविल लाइन वाले चौराहे पर एक बहुत ही शानदार 2nd फ्लोर का ऑफिस देखा है। उसका किराया भी हमारे बजट में है। हम वहाँ एक बढ़िया सा रिस्पेंस बनाएंगे। 2 लड़कों को कॉलिंग और डाटा सेविंग के लिए नौकरी पर रखेंगे और एक वीडियो एडिटर भी रखेंगे। अब हम एक असली कंपनी की तरह दिखेंगे। आखिर कब तक इस छोटे से कैमरे से काम चलाते रहेंगे? आखिर कब तक इस छोटे से
कमरे से काम चलाते रहेंगे। राहुल ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और बहुत ही शांत लहजे में पूछा, अमित एक बात बताओ, इस वक्त हमारे महीने का फिक्स खर्चा कितना है? खर्चा कुछ खास नहीं, बस इंटरनेट का बिल, वेबसाइट की होस्टिंग का थोड़ा सा चार्ज और बिजली बिल, कुल मिलाकर 3-4 हज़ार रुपये, अमित ने हिसाब लगाते हुए कहा। और अगर हम वो ऑफिस लेते हैं और 3 लोग को नौकरी पर रख लेते हैं तब हमारा फिक्स खर्चा कितना होगा? राहुल ने अगला सवाल किया। तब करीब 34,000 का किराया और 30-40 हज़ार रुपये उन लोगों की सैलरी और ऑफिस की बाकी खर्च, मतलब लगभग 70 या 60 हज़ार रुपये महीना। अमित की आवाज़ थोड़ी धीमी हुई। अमित की यही वो गलती है जो 10% नए बिजनेस करने वाले लोग करते हैं। राहुल ने व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, रिवर्ग का बेहद क्रांतिकारी नियम है, छोटे बने रहने में शर्म नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। लोग जैसे ही थोड़ा सा पैसा कमाते हैं वे अपनी प्रतिष्ठा, जिसे स्टेटस दिखाने के लिए फालतू के खर्च बढ़ा देते हैं। वे भूल जाते हैं कि जितने बड़े आपके खर्च होंगे आपके ऊपर उतना ही बड़ा तनाव होगा। लेकिन राहुल बड़ी टीम होगी तो कम तेज़ी से होगा। लेकिन राहुल बड़ी टीम होगी तो काम तेज़ी से होगा ना, अमित ने दिलासा दिया। हमेशा ऐसा नहीं होता, राहुल ने समझाया। चलो एक मिसाल लेते हैं। सोचो समुद्र में एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ है और उसके बगल में एक छोटी मोटर बोट है। अचानक अगर सामने कोई बड़ी चट्टान या खतरा आ जाए तो कौन अपनी दिशा 1 सेकंड में बदल लेगा? बेशक मोटर बोट, अमित ने तुरंत जवाब दिया। बिल्कुल सही, हमारी कंपनी अभी छोटी मोटर बोट है। मान लो कल एक बोर्ड परीक्षा का पैटर्न अचानक बदल जाता है या सरकार कोई नया नियम लगाती है, हम दोनों आज रात बैठेंगे, आधे घंटे में फैसला लेंगे और कल सुबह अपना पूरा कोर्स बदल देंगे, क्योंकि हमें किसी से पूछना नहीं है, किसी कर्मचारी को मीटिंग में नहीं समझाना है, हमारे ऊपर कोई फिक्स खर्चे का दबाव नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 20 लोग होते तो हमें पहले मीटिंग करनी पड़ती, फिर लोगों को समझाना पड़ता, भारी नुकसान उठाना पड़ता। छोटा होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं है, इसका मतलब यह है बेहद तेज़ होना। जब तक काम पूरी तरह से हमारे काबू से बाहर न हो जाए तब तक किसी बाहरी व्यक्ति को टीम में मत जोड़ो। हर काम खुद सीखो, वीडियो एडिटिंग खुद करो, बच्चों के फ़ोन खुद उठाओ। इससे तुम्हें अपने बिजनेस की ज़मीनी हकीकत का पता रहेगा। अमित ने डीलर का वह पंपलेट धीरे से मोड़कर डस्टबिन में डाल दिया। उसने महसूस किया कि बड़े ऑफिस का घमंड सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से वह बिजनेस की रफ्तार को धीमा और कमज़ोर कर देता है। जैसे जैसे अमित और राहुल का नाम
बढ़ रहा था, बाजार के बड़े खिलाड़ियों की नज़र भी उन पर पड़ने लगी थी। एक शाम अमित का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसने अपना मोबाइल राहुल के सामने टेबल पर पटक दिया। स्क्रीन पर एक बहुत बड़ी करोड़ों की फंडिंग वाली एडटेक कंपनी का विज्ञापन चल रहा था। उस कंपनी ने विशेष रूप से यूपी बोर्ड के लिए एक नया बैच लॉन्च किया था, जिसकी फीस अमित और राहुल के कोर्स से आधी थी। इतना ही नहीं, वे हर बच्चे को मुफ्त में किताब भी भेजने का वादा कर रहे थे। राहुल, अब हमारा खेल खत्म। अमित की आवाज़ कांप रही थी। यह वो कंपनी है जिसके पास टीवी पर विज्ञापन देने के पैसे हैं। वे बड़े बड़े फिल्म सितारों से अपना प्रचार कराते हैं। उन्होंने हमारी फीस से भी कम में कोर्स निकाल दिया है। अब हमारे बच्चे भी हमें छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। हम उनके सामने एक चींटी की तरह हैं, वे हमें कुचल देंगे। राहुल ने विज्ञापन को पूरा देखा। उसके चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं आई। उसने फ़ोन बंद किया और अमित को पानी का गिलास दिया। अमित, रिवर्ग के लेखकों ने इस स्थिति के लिए एक बहुत ही कमाल का मंत्र दिया है। वे कहते हैं, एक लड़ाई चुनो और खुद को इतना अनोखा बना लो कि कोई तुम्हारी नकल ना कर सके। यार राहुल, तुम हर मुश्किल में कोई ना कोई थ्योरी ले आते हो। वहाँ करोड़ों का बजट है, हमारी यूनिकनेस क्या काम आएगी। अमित हताश हो चुका था। मेरी बात को ध्यान से सुनो अमित, राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वह बड़ी कंपनी क्या है? वह एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है। वहाँ पढ़ने वाले शिक्षक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो आज इस कंपनी में हैं तो कल किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। वहाँ बच्चों के लिए कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड का नाम है। लेकिन हमारे छात्र हमसे क्यों जुड़े हैं? क्या वे हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए आए हैं? नहीं, वे अमित भैया और राहुल भैया के लिए आए हैं। वे तुम्हारी उस आवाज़ के दीवाने हैं जो बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर के देसी लहजे में इतिहास की सूखी तारीखों को एक सस्पेंस फिल्म की तरह सुनना चाहते हैं। राहुल ने आगे कहा, यह कंपनी हमारे कंटेंट की नकल कर सकती है। हमारी फीस से कम में बेच सकती है, लेकिन वह अमित और राहुल के व्यक्तित्व की नकल कभी नहीं कर सकती। रिवर्ग कहता है कि अपने प्रोडक्ट में अपने व्यक्तित्व को इस तरह घोल दो कि तुम खुद ही अपने बिजनेस की सबसे बड़ी यूएसपी बन जाओ। बड़ी कंपनियां कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकती, वे हमेशा औपचारिक रहेंगे। हम बच्चों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। हम उनके कमेंट का जवाब देंगे। हम उन्हें यह महसूस कराएंगे कि वे किसी कंपनी से नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों से पढ़ रहे हैं।
डरना बंद करो और अपनी ताकत पर ध्यान दो। राहुल की इस बात ने अमित के अंदर के डर को जैसे एक झटके में गायब कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी फीस कम नहीं करेंगे और न ही फालतू का डिस्काउंट देंगे। इसके बजाय अमित ने उसी शाम एक लाइव वीडियो किया जिसमें उसने बिना किसी बनावट के बेहद ईमानदारी से बच्चों से बात की और उनके बोर्ड एग्ज़ाम के तनाव को दूर करने के लिए कुछ व्यक्तिगत टिप्स दिए। नतीजा यह हुआ कि जो बच्चे उस बड़ी कंपनी के विज्ञापन को देखकर जाने की सोच रहे थे, वे अमित की इस आत्मीयता को देखकर रुक गए। बच्चों ने कमेंट्स की बाढ़ लगा दी। भैया, हमें किसी स्टार की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए आप ही काफ़ी हो। अमित को यह समझ आ गया कि बड़े बजट के सामने उसकी अपनी ईमानदारी और व्यक्तित्व सबसे बड़ा ढाल था। महीने गुजरते गए और अमित राहुल के पढ़ने के अनोखे अंदाज ने पूरी यूपी बोर्ड के छात्रों के बीच लहर पैदा कर दी थी। अमित ने एक रात जागकर इतिहास की 40 सबसे कठिन और पेचीदा तरीकों को याद करने के लिए एक जादुई शॉर्टकट ट्रिक और मेमोरी पैलेस का फॉर्मूला तैयार किया था। यह फॉर्मूला ऐसा था कि जो तारीखें रट रटा कर थक जाता था, वह इसे देखकर सिर्फ 5 मिनट में पूरी सदी का इतिहास याद रख सकता था। अगली सुबह अमित उत्साह से उछलते हुए कमरे में आया। राहुल, मैंने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो बाजार में तहलका मचा देगा। यह इतिहास की तारीखों का याद रखने का सबसे गुप्त फॉर्मूला है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे हम बिल्कुल छुपा कर रखेंगे। इसे सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जो हमारे पेड प्रीमियम कोर्स में हैं। यूट्यूब या सोशल मीडिया पर इसका एक अंश भी नहीं जाना चाहिए, वरना दूसरे ऑनलाइन टीचर और हमारे प्रतियोगी तुरंत इसकी नकल कर लेंगे और हमारा यह गुप्त नुस्खा लीक हो जाएगा। राहुल ने अपनी डायरी से सिर उठाया, अमित को देखा और हमेशा की तरह मुस्कुराया। अमित, तुम भी बनारस के महसूस कचौड़ी गली के कारीगरों या दुनिया के सबसे बड़े शेफ से मिले हो? राहुल ने पूछा। शेफ? अचानक बीच में रसोइया कहाँ से आ गया? राहुल अमित झल्लाया। बात गहराई की है, ध्यान से सुनो। राहुल ने अपनी कुर्सी आगे करते हुए कहा, दुनिया के जो सबसे बेहतरीन और नामी शेफ होते हैं, वे क्या करते हैं? वे टीवी पर आते हैं, अपनी कुकिंग बुक बाज़ार में बेचते हैं और यूट्यूब पर एक एक स्टेप लाइव दिखाते हैं कि उनकी सबसे स्वादिष्ट और मशहूर डिश कैसी बनती है। वे दुनिया को अपना गुप्त मसाला, आँच की टाइमिंग और हर एक सीक्रेट खुलकर बता देते हैं। क्या उन्हें इस बात का डर होता है कि लोग अपने घरों में वही खाना बना लेंगे और उनके रेस्टोरेंट आना बंद कर देंगे? नहीं, लोग फिर भी उनके रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने के लिए महीनों का इंतज़ार करते हैं। अमित ने सोचते हुए कहा, क्या करते हैं? क्यों करते हैं? राहुल ने मेज थपथपाते हुए कहा, रिवर्क का एक बेहतर क्रांतिकारी नियम है, शेफ की तरह बनो।
अपनी कला, अपने तरीके और अपने सीक्रेट्स दुनिया को सिखाना शुरू करो। जब तुम अपनी सबसे बेहतरीन तरकीबें दुनिया के सामने मुफ्त में रख देते हो तो लोग तुम्हारी उदारता और तुम्हारे ज्ञान के कायल हो जाते हैं। बाजार में तुम्हारी साख बन जाती है। लोग समझ जाते हैं कि अगर इस बंदे के पास मुफ्त में देने के लिए इतना शानदार हीरा है तो उसके पेड कोर्स में खजाने में कितनी बेकीमती चीज़ें होंगी। नुस्खा जान लेने से कोई शेफ नहीं बन जाता। नकल करने वाले सिर्फ नकल करेंगे, लेकिन बच्चे असली उस्ताद को पहचान जाते हैं। जाओ अमित, इस सिगरेट ट्रिक का एक शानदार दमदार 20 मिनट का वीडियो बनाओ और उसे अभी के अभी यूट्यूब पर सबके लिए बिल्कुल फ्री अपलोड कर दो। अमित का दिल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अब उसे राहुल की दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा था। उसने वह वीडियो रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर डाल दिया। अगले 48 घंटों में जो हुआ उसने अमित के होश उड़ा दिए। वह वीडियो यूपी के हर ज़िले के छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैल गया। उस पर लाखों व्यूज आ गए और सबसे जादुई बात, उस एक मुफ्त वीडियो को देखने के बाद उनके प्रीमियम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की इतनी भीड़ आ गई कि उनके बैंक खाते का नोटिफिकेशन संभालना मुश्किल हो गया। अमित को समझ आ गया कि ज्ञान का तिजोरी अमित को समझ में आ गया कि ज्ञान को तिजोरी में बंद करने से बिजनेस नहीं बढ़ता, उसे बांटने से साम्राज्य खड़ा होता है। बिजनेस का टर्नओवर अब लाखों में पहुंच रहा था। बनारस के उस छोटे से कमरे की ख्वाहिश अब लाखों के बड़े बड़े कॉरपोरेटर तक पहुंच चुकी थी। एक दोपहर कमरे के बाहर एक आलीशान काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक सूट बूट पहने, हाथ में चमड़े का बैग लिए एक सज्जन उतरे। वे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बुक पब्लिकेशन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अमित और राहुल ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मेज पर एक मोटा सा लीगल कॉन्ट्रैक्ट और सामने नोटों से भरा एक लिफाफा दिया। अमित जी, राहुल जी, आपकी रिच और ब्रांड वैल्यू इस वक्त कमाल की है। पब्लिशर ने अपनी बात शुरू की। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। आपको सिर्फ 12वीं नहीं बल्कि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए सोशल साइंस और 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए सोशल साइंस और इतिहास की गाइड किताबें तैयार करनी हैं और हमारे ऐप पर उनके लिए लेक्चर्स लेनी हैं। इस काम के लिए हम आपको एडवांस में एक बहुत मोटी रकम देंगे और हर किताब की बिक्री पर आपको 25% का रॉयल्टी अलग से। सोचिए आपका बिजनेस एक झटके में कितना बड़ा हो जाएगा। अमित की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी ज़िंदगी में एक साथ इतना पैसा
पैसे का ऑफ़र कभी नहीं देखा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत पेन उठाया और साइन करने ही वाला था कि राहुल ने धीरे से पब्लिशर के हाथ से पेन लिया और उस टेबल पर रख दिया। सर, आपके इस बेहतरीन प्रस्ताव और हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल ने बेहद शांत और विनम्र आवाज़ में कहा। लेकिन हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकते। हम इस ऑफ़र को मना कर रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने राहुल को ऐसे देखा जैसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। पब्लिशर ने भी हैरान होकर पूछा, क्या आप इतने बड़े ऑफ़र को मना कर रहे हैं? क्या पैसे कम हैं? नहीं सर, पैसे हमारी उम्मीद से ज़्यादा हैं, राहुल ने कहा। लेकिन हमारा विज़न बिल्कुल साफ है। हमारा पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 12वीं बोर्ड के हिंदी माध्यम के बच्चों को उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में टॉप कराना है। अगर हम आज 6ठी और 8वीं और 10वीं सिलेबस में कूद पड़ेंगे तो हमारा फोकस पूरी तरह से भटक जाएगा। हम किसी भी एक क्लास के बच्चे को वो बेस्ट क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो हम आज दे रहे हैं। हम एक औसत दर्ज की बड़ी कंपनी बनाने की बजाय एक ही क्षेत्र के राजा बने रहना पसंद करेंगे। पब्लिशर ने अपना बैग उठाया और हैरान होते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही अमित का गुस्सा फूट पड़ा। तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो राहुल। हमारी 7 पीढ़ियाँ इतने पैसा एक साथ नहीं देखा होगा। हम अमीर बन सकते थे, हमारा नाम पूरे देश में हो सकता था। तुमने इतने बड़े अवसर को लात क्यों मारी? अमित चिल्लाया। राहुल अपनी कुर्सी से उठा और उसने अमित के सामने पानी रखा। अमित रिवर्ग का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सबसे ज़रूरी नियम अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लो। ना कहने की आदत डालो। जब तुम्हारा काम थोड़ा सा सफल होने लगता है तो बाज़ार से तुम्हारे पास 100 तरह के नए अवसर, नए ऑफ़र्स और नए रास्ते आएंगे। हर रास्ता तुम्हें खूबसूरत और चमकीला लगेगा, लेकिन असलियत वे रास्ते तुम्हें भटकाने के लिए हैं। राहुल ने बोर्ड पर लिखा, सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने क्या क्या कहा, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने किन किन फालतू चीज़ों को ना कहकर अपने मुख्य लक्ष्य को बचाया रखा। अगर हम आज उनका ऑफ़र मान लेते तो अगले 6 महीने हम सिर्फ किताबें लिखने और मीटिंग्स करने में व्यस्त रहते, और जो 12वीं के बच्चे हैं उनका पेपर 3 महीने के बाद है। उनका भरोसा टूट जाता। पैसे के लालच में आकर अपने कोर को भी मत बेचना अमित। अमित का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ और उसकी रीढ़ में एक सिरहान दौड़ गई। उसने महसूस किया कि अगर आज वह साइन कर देता तो वह पैसा एक जाल में फंसकर एक बार फिर गुलाम बन जाता।